नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में आपका स्वागत है। ब्लैक बॉक्स में आज हम बात करने वाले हैं दहेज का दानव। ये शब्द, ये प्रथा या कुप्रथा किसी के लिए अनजान नहीं है और ये अब एक चुनौतियों के जैसी है। दरअसल यूं तो मानव समाज एवं सभ्यता के समक्ष कई सारी चुनौतियां मुंह बाएं खड़ी हैं, परंतु इनमें एक चुनौती ऐसी है जिसका कोई तोड़ अभी तक समर्थ दिखाई नहीं दे रहा है। कहना नहीं होगा कि विवाह संस्कार से जुड़ी हुई है सामाजिक विकृति दहेज प्रथा। हालांकि इसे दहेज प्रथा नहीं, दहेज कुप्रथा कहा जाए। दहेज कुप्रथा भारतीय समाज के लिए एक भयंकर अभिशाप की तरह है। हमारी सभ्यता एवं संस्कृति पर यह एक बड़ा कलंक है। दहेज शब्द अरबी भाषा के जहेज शब्द से रूपांतरित होकर के उर्दू और हिंदी में आया, जिसका अर्थ होता है सौगात यानी भेंट। इस भेंट या सौगात की परंपरा भारत में कब से प्रचलित हुई, यह विकासवाद की खोज के साथ जुड़ा हुआ तथ्य है। विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दी जाने वाली धन संपत्ति और सामान इत्यादि को दहेज कहा जाता है। वर पक्ष विवाह तय करने से पूर्व ही कन्या पक्ष से दहेज में दी जाने वाली राशि एवं सामान के विषय में मांग करता है और जब सामान मिलने का आश्वासन प्राप्त होता है तो आश्वासन मिलने के बाद ही विवाह पक्का होता है। इस प्रकार लड़कियों को सुखी रखने की भावना से लड़के वालों को खुश करने के लिए लड़की के माता पिता द्वारा दहेज दिया जाता है। दहेज देने और दहेज लेने की प्रथा कोई नई नहीं है। प्राचीन काल से ही यह प्रथा चलन में है। हमारे यहाँ भारत में कन्यादान को एक पवित्र धार्मिक कार्य माना जाता है। प्राचीन काल में आशीर्वाद स्वरूप माता पिता अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी बेटी को वस्त्र, गहने एवं उसकी नई घर गृहस्थी का कुछ सामान भेंट करते थे। इसका मूल उद्देश्य यही था कि वर वधू नई नई गृहस्थी सुचारू रूप से चला सकें। लड़की का मान सम्मान ससुराल में उसके द्वारा किए जाने वाले व्यवहार एवं संस्कारों पर निर्भर था, लड़की द्वारा लाए गए दहेज पर निर्भर नहीं था। वर्तमान युग में दहेज प्रथा एक सामाजिक प्रथा के रूप में अभिशाप बन गई है। यह दिन प्रतिदिन विकराल रूप धारण करती जा रही है और पूरे समाज को इसकी काली विषैली जीभ निगलती जा रही है। दहेज का अर्थ है कि जो संपत्ति विवाह के समय वधू के परिवार के द्वारा वर को दी जाती है। जैसा कि बताया कि दहेज को उर्दू में जहेज भी कहते हैं। यूरोप, भारत, अफ्रीका और दुनिया के अन्य भागों में दहेज प्रथा का लंबा इतिहास है। भारत में इसे दहेज, हुंडा या वर दक्षिणा के नाम से भी जाना जाता है तथा वधू के परिवार द्वारा नगद या वस्तुओं के रूप में यह वर के परिवार को वधू के साथ दिया जाता है। प्राचीन समय से ही भारतीय समाज में कई प्रकार की प्रथाएं विद्यमान रही हैं, जिनमें से अधिकांश परंपराओं का सूत्रपात किसी अच्छे उद्देश्य से किया गया था। इसे शुरू करने के पीछे बहुत अच्छा मकसद था। यह परंपरा सिर्फ हिंदू परंपरा नहीं थी, यह परंपरा बहुत सारी संस्कृतियों में हुआ करती थी। पहले हमारे समाज में बेटियों को हर ज़रूरत की चीज़ें और कुछ पैसे दिए जाते थे, जिससे वह आर्थिक रूप से कमज़ोर ना रहे व अपने ससुराल में उससे कोई तकलीफ ना हो। लेकिन समय बीतने के साथ साथ इन प्रथाओं की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगता गया, जिसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक और सामाजिक तौर पर ऐसी मान्यताएं आज अपने औचित्य को पूरी तरह गंवा चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ परंपराएं ऐसी भी हैं जो बदलते समय के साथ साथ अति विकराल रूप ग्रहण करती जा रही हैं। दहेज प्रथा भी एक ऐसी ही कुरीति बनकर उभरी है, जिसने न जाने कितने ही परिवारों को अपनी चपेट में ले लिया है। इन प्रथाओं का सीधा संबंध पुरुषों को महिलाओं से श्रेष्ठ साबित कर स्त्रियों को किसी न किसी रूप में पुरुषों के अधीन रखना था। सती प्रथा हो या फिर बहुविवाह का प्रचलन, परंपराओं का नाम देकर महिलाओं के हितों की आहुति देना कोई बुरी बात नहीं मानी जाती थी। भले ही वर्तमान समय में ऐसी अमानवीय प्रथाएं अपना अस्तित्व खो चुकी हैं,
लेकिन इन्हीं कुप्रथाओं में से एक दहेज प्रथा आज भी विवाह संबंधी रीति रिवाजों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। समय बदलने के साथ साथ इस प्रथा के स्वरूप में थोड़ी भिन्नता अवश्य आई है, लेकिन इसे समाप्त किया जाना दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है। हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। हर कदम पर केवल पुरुषों को बढ़ावा दिया जाता है। बचपन से ही लड़कियों के मन में ये बात डाल दी जाती है कि बेटे ही सब कुछ होते हैं और बेटियां तो पराया धन होती हैं, उन्हें दूसरे के घर जाना होता है। इसलिए माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बेटा होता है, ना कि बेटियां। समाज में सबकी नहीं पर ज़्यादातर लोगों की सोच यही होती है कि लड़कियों की पढ़ाई में खर्चा करना बेकार है, उन्हें पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना बेकार है। आखिरकार उन्हें दूसरों के घर जाना है। पर यदि बेटा कुछ बनेगा, कमाएगा, तो माता पिता का सहारा बनेगा। यही नहीं, लड़कों पर खर्च किए हुए पैसे उनकी शादी के बाद दहेज में वापस मिल जाते हैं। यही कारण है कि माता पिता बेटों को कुछ बनाने के लिए कर्ज तक लेने को तैयार हो जाते हैं। पर लड़कियों की हालत हमेशा दयनीय होती है। उनकी शिक्षा से ज़्यादा घर के कामों को महत्व दिया जाता है। इस मानसिकता को हमें परिवर्तित करना होगा। ज़्यादातर माता पिता लड़कियों की शिक्षा के विरोध में रहते हैं। वे यही मानते हैं कि लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी, उन्हें तो घर ही संभालना है। परंतु माता पिता को समझना चाहिए कि पढ़ना लिखना कितना ज़रूरी है। जो परिवार का केंद्र बिंदु होती हैं लड़कियां, उसके आधार पर परिवार की नींव होती है। उसकी हर भूमिका, चाहे वो बेटी हो, बहन की भूमिका हो, पत्नी की भूमिका हो, बहू हो या फिर सास हो, पुरुषों के जीवन में वही सही मायने में अर्थ देती है। दहेज प्रथा के अंतर्गत युवती का पिता उसे ससुराल विदा करते समय तोहफे और कुछ धन देता है। इस धन को, तोहफों को स्त्री धन के नाम से भी जाना जाता है। अब यही धन वैवाहिक संबंध तय करने का माध्यम बन गया है। प्राचीन समय में पुरुष अपनी पसंद की स्त्री का हाथ मांगते समय उसके पिता को कुछ तोहफे उपहार में देता था। ससुराल पक्ष इसमें ना तो कोई मांग रखता था और ना ही दहेज को अपनी संपत्ति कह सकता था। लेकिन अब पूरी तरह यह बदल चुका है और वर पक्ष के लोग मुंह मांगे धन की आशा करने लगे हैं, जिसके ना मिलने पर स्त्री का शोषण होना, उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाना कोई बड़ी बात नहीं है। प्राचीन काल में शुरू हुई यह परंपरा आज अपने पूरे विकसित और घृणित रूप में हमारे सामने खड़ी है। यही कारण है कि हर विवाह योग्य युवती के पिता को यही डर सताता रहता है कि अगर उसने दहेज देने योग्य धन संचय नहीं किया तो उसकी बेटी के विवाह में परेशानियां तो आएंगी ही, साथ ही ससुराल में भी उसे आदर नहीं मिल पाएगा। दहेज प्रथा के विभत्स प्रमाण हैं प्रताड़ना की घटनाएं, जो अंततः नवविवाहित वधुओं की दहेज हत्या के रूप में परिणत होती हैं। लड़कियों के साथ बुरे बर्ताव, भेदभाव तथा कन्या भ्रूण और कन्या शिशुओं की हत्या जैसे जघन्य कृत्यों के रूप में सामने आने वाले इसके दुष्परिणाम दहेज प्रथा की उस क्रूरता को प्रदर्शित करते हैं जिसका सामना हमारा समाज आज भी कर रहा है। माता पिता रिश्ता करते समय रुपयों के लालच में करते हैं कि वह यह नहीं देखते कि लड़का लड़की में क्या अवगुण है, यही नहीं देखा जाता। समाज में दहेज प्रथा एक ऐसा सामाजिक अभिशाप बन गया है जो महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों, चाहे वे शारीरिक अपराध हों या फिर मानसिक, उन अपराधों को बढ़ावा देता है। वर्तमान समय में दहेज व्यवस्था एक ऐसी प्रथा का रूप ग्रहण कर चुकी है जिसके अंतर्गत युवती के माता पिता और परिवार वालों का सम्मान दहेज में दिए गए धन दौलत पर ही निर्भर करता है। वर पक्ष भी सरेआम अपने बेटे का सौदा करता है। प्राचीन परंपराओं के नाम पर युवती के परिवार वालों पर दबाव डालकर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। इस व्यवस्था ने समाज के सभी वर्गों को अपनी चपेट में ले लिया है। संपन्न परिवारों को शायद दहेज देने या लेने में कोई बुराई नजर नहीं आती,
क्योंकि उन्हें यह मात्र एक निवेश लगता है। उनका मानना है कि धन और उपहारों के साथ बेटी को विदा करेंगे तो यह उनके मान सम्मान को बढ़ाने के साथ साथ बेटी को भी खुशहाल जीवन देगा। लेकिन निर्धन अभिभावकों के लिए बेटी का विवाह करना बहुत भारी पड़ जाता है। वह जानते हैं कि अगर दहेज का प्रबंध नहीं किया गया तो विवाह के बाद बेटी का ससुराल में जीना दूभर हो जाएगा। परंतु अक्सर ऐसा देखने में आया है कि दहेज लेने के बाद ससुराल पक्ष की मांग और बढ़ती जाती है और बेटी का बाप उनकी मांगें पूरी नहीं कर पाता तो वे उसे यातना देने लगते हैं। हमारा सामाजिक परिवेश कुछ इस प्रकार का बन चुका है कि यहाँ व्यक्ति की प्रतिष्ठा और उसके आर्थिक हालातों पर ही निर्भर करती है। जिसके पास जितना धन होता है उसे समाज में उतना ही महत्व और सम्मान दिया जाता है। ऐसे परिदृश्य में लोगों का लालची होना और दहेज की आशा रखना एक स्वाभाविक परिणाम है। आए दिन हमें दहेज हत्याओं या फिर घरेलू हिंसा से जुड़े समाचारों से आमना सामना हमारा होता है। यह मनुष्य के लालच और उसकी आर्थिक आकांक्षाओं से जुड़ी होती है। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जिसे जितना ज़्यादा दहेज मिलता है उसे समाज में उतनी ही सम्मानीय नज़रों से देखा जाता है। दहेज के खिलाफ हमारे समाज में कई कानून बने, लेकिन इसका कोई विशेष फायदा होता हुआ नजर नहीं आता है। जगह जगह अक्सर यह पढ़ने को तो मिल जाता है कि दहेज लेना या दहेज देना अपराध है, परंतु यह पंक्ति केवल विज्ञापनों तक सीमित होकर रह गई है। यह पंक्ति आज हमारे चरित्र में नहीं उतरी है। दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए अब तक कितने ही नियमों और कानूनों को लागू किया गया है, जिनमें से कोई भी कारगर सिद्ध नहीं हुआ। 1961 में सबसे पहले दहेज निरोधक कानून अस्तित्व में आया और इस कानून के अनुसार दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही गैर कानूनी घोषित किए गए। इसके बाद 1985 में दहेज निषेध नियमों को तैयार किया गया। इन नियमों के अनुसार शादी के समय दिए गए उपहारों की एक हस्ताक्षरित सूची बनाकर रखा जाना चाहिए। इस सूची में प्रत्येक उपहार, उसका अनुमानित मूल्य और जिसने भी यह उपहार दिया है उसका नाम और संबंधित व्यक्ति से उसके रिश्ते का एक संक्षिप्त विवरण मौजूद होना चाहिए। ये नियम है, ये कानून है। लेकिन नियम तो बना दिए जाते हैं, लेकिन ऐसे नियमों को शायद ही कभी लागू किया जाता है। 1997 में एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में अनुमानित तौर पर यह कहा गया कि हर साल 5000 महिलाएं दहेज हत्या का शिकार होती हैं। उन्हें जिंदा जला दिया जाता है, जिन्हें दुल्हन की आहुति के नाम से जाना जाता है। इन सब कानूनों के बाद भी व्यवहारिक रूप से बेटियों को इसका कोई लाभ नहीं मिल पाया। इसके विपरीत इसकी लोकप्रियता और चलन दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। अभिभावक बेटी के पैदा होने पर खुशी जाहिर नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें डर सताता है कि बेटी के विवाह में खर्च होने वाले धन का प्रबंध कहां से करेंगे। इसके विपरीत परिवार में जब बेटा जन्म लेता है तो वंश बढ़ने के साथ धन आगमन के विषय में भी माता पिता आश्वस्त हो जाते हैं। यही वजह है कि पिता के घर में भी लड़कियों को महत्व नहीं दिया जाता। उन्हें बोझ मानकर उनके साथ हमेशा हीन व्यवहार किया जाता है। वहीं विवाह के बाद दहेज के लोभी ससुराल वाले विवाह में मिले दहेज से संतुष्ट नहीं होते, बल्कि विवाह के बाद वधू को साधन बनाकर उसके पिता से धन और उपहारों की मांग रखते हैं और इस मांग के पूरा ना होने पर युवती के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट होना एक आम बात बन गया है। आज भी बिना किसी हिचक के वरपक्ष दहेज की मांग करता है और ना मिल पाने पर नववधू को उनके कोप का भाजन होना पड़ता है। इंसान शिक्षा प्राप्त करने के बाद अच्छे और बुरे में फर्क सीख जाता है। शिक्षा बुराइयों को खत्म करने का सबसे कारगर हथियार है, परंतु यही शिक्षा दहेज जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करने में असफल साबित हुई है। दूसरे शब्दों में
शिक्षित वर्ग में ही यह गंदगी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आज हमारे समाज में जितने शिक्षित और संपन्न परिवार हैं, वह उतना अधिक दहेज पाने की लालसा रखते हैं, जिसके पीछे उनका यह मनोरथ होता है कि जितना ज़्यादा उनके लड़के को दहेज मिलेगा, समाज में, उनके मान सम्मान में, उनकी इज्जत में, उनकी प्रतिष्ठा में उतने ही चांद लग जाएंगे। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर लड़के के घर वाले दहेज के रूप में 15 से 20 लाख और 25 लाख रुपए तक की मांग करते हैं। ऐसे में एक मजबूर बेटी का बाप क्या करे? बेटी के सुखी जीवन और उसके सुनहरे भविष्य की खातिर वे अपनी उम्र भर की मेहनत की कमाई, अपने जीवन की बचाई हुई एक एक पाई एक ऐसे इंसान के हाथ में सौंपने के लिए मजबूर हो जाते हैं जो शायद उनकी बेटी से ज़्यादा उनके पैसों से शादी कर रहा होता है। इच्छा तो हर इंसान के मन में पनपती है, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, वो ज़्यादा शिक्षित हो, संपन्न परिवार ही दहेज लेना अपनी परंपरा का हिस्सा मानते हैं। तो ऐसे में अल्प शिक्षित या अशिक्षित लोगों की बात करना तो बेमानी ही होगा। युवा पीढ़ी, जिसे समाज का भविष्य समझा जाता है, उन्हें इस प्रथा को समाप्त करने के लिए आगे आना चाहिए, ताकि भविष्य में प्रत्येक स्त्री को सम्मान के साथ जीने का अवसर मिले और फिर कोई वधू दहेज हत्या की शिकार ना हो पाए। दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा कलंक है, जिसके परिणाम स्वरूप न जाने कितने ही परिवार बर्बाद हो चुके हैं, कितनी महिलाओं ने अपने प्राण गंवा दिए हैं और कितनी ही महिलाएं अपने पति और ससुराल वालों की ज्यादती का शिकार हो चुकी हैं। दहेज ने, या फिर यूं कहें कि सरकार ने दहेज प्रथा रोकने और घरेलू हिंसा को समाप्त करने के लिए कई योजनाएं, कई कानून लागू किए, लेकिन फिर भी दहेज प्रथा को समाप्त कर पाना एक बेहद मुश्किल काम साबित हो रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि भले ही ऊपरी तौर पर इस कुप्रथा का कोई भी पक्षधर ना हो, लेकिन अवसर मिलने पर लोग दहेज लेने से चूकते नहीं हैं। अभिभावक भी अपनी बेटी को दहेज देना बड़े गौरव की बात समझते हैं। उनकी यह मानसिकता मिटा पाना लगभग असंभव सा हो गया है। वास्तव में दहेज प्रथा की वर्तमान विकृति का मुख्य कारण नारी के प्रति हमारा पारंपरिक दृष्टिकोण है। एक समय था जब बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं माना जाता था। परिवार में कन्या के आगमन को देवी लक्ष्मी के शुभ पदार्पण का प्रतीक माना जाता था। धीरे धीरे समाज में नारी के अस्तित्व में या नारी के अस्तित्व के संबंध में हमारे समाज की मानसिकता बदलने लगी। कुविचार की काली छाया दिन ब दिन भारी और गहरी पड़ती चली गई, जिसके परिणाम स्वरूप घर की लक्ष्मी तिरस्कार की वस्तु समझे जाने लगी। नौबत यहां तक आ गई कि लोग गर्भ में ही उस लक्ष्मी की हत्या करने लगे। अगर हम गौर करें तो पाएंगे कि भ्रूण हत्या में कहीं ना कहीं दहेज का ही कुपरिणाम है। दहेज प्रथा की यह विकृति समाज के सभी वर्गों में समान रूप से घर कर चुकी है। उच्च वर्ग तथा कुछ हद तक निम्न वर्ग इसके परिणामों का वैसा भोगी नहीं है जैसा कि मध्यम वर्ग हो रहा है। इसके कारण पारिवारिक और सामाजिक जीवन में महिलाओं की स्थिति अत्यंत विचारणीय बनती जा रही है। आए दिन ससुराल वालों की ओर से दहेज के कारण जुल्म सहना और अंत में जलाकर उसको मार दिया जाना किसी भी सभ्य समाज के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। नारी शक्ति का रूप मानी जाती है। लड़की और लड़कों में इतना फर्क क्यों किया जाता है? इतनी असमानता क्यों मानी जाती है? इसका जवाब केवल यह है कि लड़के कुल का दीपक होते हैं और लड़कियां पराया धन। लड़के को शादी में ढेर सारे पैसे मिलते हैं और लड़कियों की शादी में ढेर सारे रुपए खर्च करने पड़ते हैं, ये जानते हुए कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध हैं। फिर भी लोग ये गुनाह करने से नहीं हिचकते हैं, जबकि लड़कियों ने हमेशा हर कदम पर खुद को साबित किया है कि यदि उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाए तो वे लड़कों से भी ज़्यादा बेहतर काम कर पाती हैं। भारत की कई महिलाओं ने भारत का सर गर्व से ऊंचा किया है। ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, मायावती, सोनिया गांधी, लता मंगेशकर, मदर टेरेसा,
कल्पना चावला, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, किरण बेदी, ये बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में देश विदेश में भारत को अलग अलग पहचान दिलाई है। दहेज एक सामाजिक बुराई है जिसके कारण समाज में महिलाओं के प्रति अकल्पनीय यातनाएं और अपराध उत्पन्न हुए हैं। भारतीय वैवाहिक व्यवस्था प्रदूषित हुई है। दहेज शादी के समय दुल्हन के ससुराल वालों को लड़की के परिवार द्वारा नगद या वस्तु के रूप में जो दिया जाता है, जो वर पक्ष को दिया जाने वाला भुगतान है। आज सरकार न केवल दहेज प्रथा को मिटाने के लिए बल्कि बालिकाओं की स्थिति के उत्थान के लिए भी कई कानून, दहेज निषेध अधिनियम 1961 और इन कानून के अलावा योजनाओं द्वारा सुधार के लिए प्रयासरत है। लेकिन इस समस्या की सामाजिक प्रकृति के कारण यह कानून हमारे समाज में वांछित परिणाम देने में विफल रहा है। इस समस्या से छुटकारा पाने में लोगों की सामाजिक और नैतिक चेतना को प्रभावी बनाना, महिलाओं को शिक्षा तथा आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना एवं दहेज प्रथा के खिलाफ कानून को प्रभावी ढंग से लागू करना मददगार हो सकता है। दहेज प्रथा न केवल अवैध है बल्कि अनैतिक भी है। इसलिए दहेज प्रथा की बुराइयों के प्रति समाज की अंतरात्मा को पूरी तरह से जगाने की जरूरत है ताकि समाज में दहेज की मांग करने वालों की प्रतिष्ठा कम हो जाए। भारतीय समाज में पुराने समय से बहुत सारी प्रथाएं चली आ रही हैं। ज़्यादातर प्रथाएं किसी अच्छे उद्देश्य के लिए बनाई गई थीं, लेकिन समय बदलने के साथ इन प्रथाओं को भी बदल देना चाहिए था, क्योंकि इनमें बदलाव न करने से ये प्रथाएं पुरानी सोच की हो गई हैं। पारिवारिक और सामाजिक तौर पर भी ये मान्यताएं गलत साबित हो गई हैं और कुछ प्रथाएं तो समय के साथ भयानक रूप ले चुकी हैं। जैसे दहेज प्रथा एक कुरीति बनकर उभरी है। इसे पढ़े लिखे और संपन्न परिवार भी इससे नहीं बच पाए हैं। दहेज प्रथा के अनुसार लड़की को शादी के समय उसका पिता अपनी इच्छा अनुसार पैसे और गिफ्ट्स देता है। इस प्रथा की शुरुआत उत्तर वैदिक काल में हुई थी। उस काल में यह प्रथा बुरी नहीं थी। इसकी शुरुआत उत्तर वैदिक काल में हुई। अथर्ववेद के अनुसार दहेज प्रथा वहतू के रूप में उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई। इसे वहतू कहा जाता था। उस समय लड़की का पिता उसे ससुराल विदा करते समय कुछ तोहफे दिया करता था, जिसे वहतू कहा जाता था। वह सिर्फ अपनी खुशी से दिए हुए तोहफे होते थे। इसे दहेज नहीं माना जाता था और इन तोहफों में क्या दिया जाएगा ये भी पहले से तय नहीं किया जाता था। इस वहतू पर लड़की के ससुराल या पति का कोई मालिकाना हक नहीं होता था। अगर कोई पिता अपनी बेटी को वहतू नहीं देता तो भी लड़के वाले उससे वहतू की मांग नहीं करते थे और ना ही वहतू के लिए लड़की को परेशान करते थे। उत्तर वैदिक काल के वहतू को मध्यकाल में स्त्री धन का नाम दिया गया। स्त्री धन भी वहतू के जैसा था। इसमें भी लड़की का पिता अपनी इच्छा के अनुसार पैसे और तोहफे अपनी बेटी को देकर ससुराल के लिए विदा करता था। इस स्त्री धन का उद्देश्य था कि यह धन बुरे समय में काम आएगा और इस स्त्री धन पर केवल लड़की का ही मालिकाना हक होता था। इस प्रथा को राजस्थान के संपन्न परिवारों के राजपूतों ने ज्यादातर बढ़ावा दिया और इसके पीछे उनका मानना था कि वो जितना ज्यादा पैसा लड़की की विदाई में देंगे उतनी ही उनकी मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसके बाद शुरू हुई दहेज प्रथा, जिसमें स्त्री धन शब्द गायब हो गया और आज के मॉडर्न ज़माने में दहेज प्रथा एक ऐसा रूप ले चुकी है जिसमें लड़की के माता पिता और परिवार वालों की इज्जत दहेज में दिए गए धन दौलत पर डिपेंड हो गई है। आजकल लड़के वाले भी एकदम खुलकर शादी में दहेज के रूप में मुंह मांगे पैसे और संपत्ति की मांग करते हैं। उन्हें इस बात में कोई शर्म भी नहीं आती कि वो अपने बेटे को दहेज के नाम पर दौलत के लिए बेच रहे हैं। परंपराओं के नाम पर लड़की वालों को बेइज्जती किया जाता है, उनकी बेइज्जती की जाती है। उन पर ज़्यादा खर्च करने के लिए दबाव डाला जाता है। उन्हें मजबूर और महसूस कराया जाता है
और लड़के वालों से कम आंका जाता है। इस प्रथा से संपन्न परिवारों को भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो इसे इन्वेस्टमेंट का जरिया मानते हैं, जिससे वह 10-15 साल में कमाया जाने वाला धन एक बार में ही लड़की वालों से दहेज के नाम पर ले लेते हैं। और दहेज ना मिलने पर लड़की को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, और कई बार तो लड़की को आत्महत्या करने पर मजबूर तक कर दिया जाता है। 1961 में भारत में दहेज निषेध अधिनियम 1961 को लागू करके दहेज प्रथा को रोकने की पहली कोशिश हुई थी। आईपीसी के सेक्शन 498 ए के तहत अगर पति या ससुराल वाले दहेज की मांग करते हैं तो 3 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। सेक्शन 406 के तहत अगर लड़की का पति या ससुराल वाले उसका स्त्री धन उसे देने से मना करते हैं तो जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। इस अधिनियम के तहत दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही गैरकानूनी है। अगर कोई दहेज का लेन देन करता है या इसमें सहयोग करता है तो उसे 5 साल की जेल और 15,000 रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अगर किसी लड़की की शादी होने के 7 साल के अंदर असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो जाए और जांच में यह साबित हो जाए कि मृत्यु से पहले उसे दहेज के लिए परेशान किया गया है तो आईपीसी के सेक्शन 304 बी के तहत लड़की के पति और ससुराल वालों को 7 साल से लेकर के उम्र कैद तक की जेल हो सकती है। भारत में महिलाओं ने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है, लेकिन शादियों में दहेज की समस्या बनी हुई है। पिछले दशकों में लगातार नए नए कानूनों के बावजूद इसे रोकने में कोई कामयाबी नहीं मिली है। देश में शिक्षा के प्रचार और प्रसार और समाज के लगातार आधुनिक होने के बावजूद दहेज प्रथा पर अंकुश नहीं लगाया जा सका है। दहेज के लिए हत्या और उत्पीड़न के भी हजारों मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन साथ ही दहेज निरोधक कानून के दुरुपयोग के मामले भी अक्सर सामने आते हैं। इससे इस कानून पर सवाल उठते रहे हैं। भारत में शादी के अवसर पर लेन देन यानी दहेज की प्रथा आदिकाल से चली आ रही है। इसे वर पक्ष की सहमति, वधु पक्ष की सहमति से उपहार के तौर पर दिया जाता था, लेकिन हाल ही के वर्षों में यह एक सौदा और शादी की अनिवार्य शर्त बन गया है। विश्व बैंक ने भी एक आंकड़ा जारी किया था, एक अध्ययन किया था, और उस अध्ययन में कहा गया था कि बीते कुछ दशकों में भारत के गांवों में दहेज प्रथा काफी हद तक स्थिर रही है, लेकिन यह जस की तस है। दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए अब तक न जाने कितने कानून बनाए जा चुके हैं, लेकिन उनमें से कोई भी कानून असरदार साबित नहीं हो पाया है। 1961 में सबसे पहले दहेज निरोधक कानून अस्तित्व में आया, और इस कानून के अनुसार, जैसा कि पहले भी बताया, कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों को गैर कानूनी घोषित किया गया, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसका कोई लाभ नहीं मिल पाया। आज भी वरपक्ष खुलेआम दहेज की मांग करता है। 1985 में दहेज निषेध नियमों को तैयार किया गया और इन नियमों के अनुसार शादी के समय दिए गए उपहारों की हस्ताक्षरित सूची बनाकर रखने की बात कही गई। दहेज एक ऐसी कुप्रथा है जिसका परित्याग करना बेहद जरूरी है। इस प्रथा को जड़ से समाप्त करने के लिए समाज सुधारकों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण और प्रभावपूर्ण प्रयत्नों के बावजूद इसने अत्यंत भयावह रूप धारण कर लिया। इसका विकृत रूप मानव समाज को भीतर से खोखला कर रहा है। वर्तमान हालात के मद्देनजर यह केवल अभिभावकों और जन सामान्य पर निर्भर करता है कि वे दहेज प्रथा के दुष्प्रभावों को समझें, क्योंकि अगर एक के लिए अपनी प्रतिष्ठा की बात है तो दूसरे के लिए यह अपनी इज्जत बचाने की बात है। इसे समाप्त करना पारिवारिक मसला नहीं है, यह सामूहिक दायित्व बन चुका है। इसके लिए जरूरी है कि आवश्यक और प्रभावी बदलावों के साथ कदम उठाए जाएं और दहेज लेना और दहेज देना पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाए। अभिभावकों को चाहिए कि वे अपनी बेटियों को इस काबिल बनाएं कि वे शिक्षित बनकर के स्वयं अपने हक के लिए आवाज बुलंद करना सीखें, अपने अधिकारों के विषय में
उन्हें ज्ञान होना चाहिए, उनकी उपयोगिता की उनको समझ होना चाहिए। और आज आवश्यकता है कि जब कहते हैं कि लड़की पढ़ेगी तो लड़की बढ़ेगी, आज यदि युवतियां शिक्षित होंगी, उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान होगा, कानूनों का ज्ञान होगा, तो वो अपने हक के लिए आवाज उठा पाएंगी। क्योंकि आज के युवा वर्ग को जैसा हम दिखाएंगे, जैसा हम सिखाएंगे और जैसा पढ़ाएंगे, वो जाकर हमारा भविष्य बनेंगे। तो आज पूरे समाज में आवश्यकता है कि सब एक साथ मिलकर दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठाएं और प्रतिज्ञा लें कि ना दहेज लेंगे और ना दहेज देंगे। तब दहेज के दानों का अंत हो सकेगा और एक सभ्य समाज की परिकल्पना साकार हो सकेगी। हम सब समाज का हिस्सा हैं, हम सब इसी समाज के प्राणी हैं। यदि समाज की अच्छाई में हमारी सहभागिता है, तो समाज की बुराई को दूर करने में भी हमारी सहभागिता होनी चाहिए। और यदि समाज की ये बुराई है, ये प्रथा अब कुप्रथा बन चुकी है, तो इसे अंत करना, इसे खत्म करना ही इसका एकमात्र विकल्प है। एक यक्ष प्रश्न आप सभी के लिए छोड़कर जा रहा हूं कि हम अच्छे समाज में रहना चाहते हैं या कुप्रथा वाले समाज में रहना चाहते हैं, ये हमें निर्णय लेना है। और यदि समाज में कुप्रथा है, तो उसे खत्म करना भी हमारी जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी को हम और आप कितना निभा रहे हैं और कितना निभाएंगे, यह हमें और आपको ही तय करना है। हमारे आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।